दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे हैं, ठीक है, जिसके तहत दोस्तों हम लोग 2023 से लेकर 2011 तक जितने भी पूर्व वर्षों के प्रश्न पूछे गए हैं उनको ध्यानपूर्वक कवर कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक और साइंस के तहत ही एक नया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वह है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। 2023 से लेकर 2011 तक जितने भी प्रश्नों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से पूछा गया है उसको हम ध्यानपूर्वक कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में पहला टॉपिक होगा दोस्तों हमारा जैव प्रौद्योगिकी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी से पूछा गया है 2022 में, उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि डीएनए बार कोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, पहला जो कह रहा है कि डीएनए बार कोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है, तो पहला पॉइंट दोस्तों कह रहा है कि किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि समान क्या है, दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए। और तीसरा कह रहा है कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। ठीक है, कह रहा है हमारा उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो इसमें राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, देखेंगे पहला प्रश्न जो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि डीएनए बार कोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि डीएनए बार कोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है, तो इसके तहत पहला पॉइंट कह रहा है कि किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए। तीसरा कह रहा है कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा दोस्तों बिल्कुल क्या है, गलत दिया गया। ठीक है, सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे सही हैं। पढ़ेंगे दोस्तों ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है दोस्तों हमारा कि समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए। क्या है, ध्यानपूर्वक देखें, इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट है। देखें, सेकंड पॉइंट सही दिया गया है कि समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए। और तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। तो सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है, चलिए इस प्रश्न की व्याख्या हम देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, चलिए देखिएगा। ठीक है, पढ़ेंगे। व्याख्या कह रही है दोस्तों पहला पॉइंट की परमाणु या क्या है, ऑर्गेनेल जीनोम क्या है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि परमाणु या ऑर्गेनेल जीनोम से लघु डीएनए अनुक्रमों का उपयोग कर जैविक प्रतिदर्शों की पहचान करने की नई तकनीक को डीएनए बार कोडिंग कहा जाता। फिर देखिएगा कि परमाणु या ऑर्गेनेल जीनोम से लघु डीएनए अनुक्रमों का उपयोग कर जैविक प्रतिदर्शों की पहचान करने की नई तकनीक को डीएनए बार कोडिंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि डीएनए बार कोडिंग के विभिन्न क्षेत्रों में कई अनुप्रयोग हैं, जैसे दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना, लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करना, कृषि कीटों को नियंत्रित करना, रोग वेक्टर की पहचान करना, पानी की गुणवत्ता की निगरानी करना, प्राकृतिक स्वास्थ्य उत्पादों का प्रमाणीकरण और औषधीय पौधों की पहचान करना। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है कि डीएनए बार कोडिंग के विभिन्न क्षेत्रों में कई अनुप्रयोग हैं, जैसे दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना, लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करना, कृषि कीटों को नियंत्रित करना, रोग वेक्टर की पहचान करना, पानी की गुणवत्ता की निगरानी करना, प्राकृतिक स्वास्थ्य उत्पादों का प्रमाणीकरण और औषधीय पौधों की पहचान करना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए कि लुप्तप्राय वन्य जीवों की प्रजातियों की पहचान, एक जैसी दिखने वाली प्रजातियों के बीच अंतर, कीट संगरोध और रोग वाहक अवांछनीय जानवरों पौधों की पहचान करना कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें डीएनए बार कोडिंग शोधकर्ताओं, प्रवर्तन एजेंटों और उपभोक्ताओं हेतु बहुत कम समय सीमा से क्या है दोस्तों, बहुत कम समय सीमा में निर्णय लेती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा, लुप्तप्राय वन्य जीवों की प्रजातियों की पहचान, यानी कि एक जैसी दिखने वाली प्रजातियों के बीच अंतर, कीट संगरोध और रोग वाहक यानी कि अवांछनीय जानवरों या पौधों की पहचान करना कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें डीएनए बार कोडिंग शोधकर्ताओं, प्रवर्तन एजेंटों और उपभोक्ताओं हेतु बहुत कम समय सीमा में निर्णय लेती हैं। अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ जो हमारा 2022 में पूछा गया है। ठीक है, जैव एवं क्या है दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, और जिसके तहत बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे हैं। चलिए
दूसरे प्रश्न की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? फिर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों, जैव परत या बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतर्रोपों पर बन सकती है। फिर देखिएगा क्या कह रहा है कि जैव परत यानी कि बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतर्रोपों पर बन सकती है। दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा, क्या है? जैव परत या बायोफिल्म खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। क्या है? फिर देखिएगा, कह रहा है कि जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि जैव परत यानी कि बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतर्रोपों पर बन सकती है। ठीक है, जैव परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। और तीसरा कह रहा है कि जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इस संदर्भ में दोस्तों क्या है, हमारे तीनों ही पॉइंट जो यहाँ दिए गए हैं, तीनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि जैव परत या बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतर्रोपों पर बन सकती है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जैव परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। ठीक है, तो इस संदर्भ में तीनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए इस प्रश्न का ऑप्शन भी देखेंगे और व्याख्या भी दोस्तों हम लोग ध्यानपूर्वक कवर करेंगे। चलिए देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या क्या दी गई है। देखते रहिए, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। इस प्रश्न का ऑप्शन देखेंगे और व्याख्या भी साथ ही साथ में दोस्तों हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे दोस्तों क्या है, सही है। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो इसका आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि तीनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए थे। ठीक है, व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या हम देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे व्याख्या क्या कह रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें व्याख्या। जो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि चिकित्सा की भाषा में जैव परत दोस्तों क्या है? चिकित्सकीय अंतर्रोपों और मानव ऊतक के भीतर सिस्टिक फाइब्रोसिस के रूप में बनते हैं। उद्योग में ये उपकरण की सतह को कवर करते जैव परत दोस्तों क्या है? अपने इनहैबिटेंट को विभिन्न प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियां क्या है, बायोसाइड्स और दोस्तों एंटीबायोटिक से बचाते हैं। फिर देखिएगा, फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है कि चिकित्सा की भाषा में दोस्तों जैव परत चिकित्सकीय अंतर्रोपों और मानव ऊतक के भीतर सिस्टिक फाइब्रोसिस के रूप में बनते हैं। उद्योग में ये उपकरण की सतह को कवर करते जैव परत दोस्तों अपने इनहैबिटेंट को विभिन्न प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों यानी कि बायोसाइड्स और एंटीबायोटिक से बचाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि खाद्य उद्योग के परिवेश में जैव परत के निर्माण तेजी से क्या है दोस्तों, हो सकता है। जैव परत का निर्माण तीन मुख्य घटकों के बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। जीवाणु कोशिकाएं, इनके बनने की सतह और आसपास का माध्यम। ठीक है, फिर देखिएगा कि खाद्य उद्योग के परिवेश में जैव परत के निर्माण क्या है, निर्माण तेजी से हो सकता है। जैव परत का निर्माण तीन मुख्य घटकों के बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। पहला है दोस्तों जीवाणु कोशिकाएं, दूसरा है इनके बनने की सतह और तीसरा है दोस्तों आसपास का क्या है, हमारा माध्यम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि जैव परत के भीतर दोस्तों क्या है, माइक्रोबियल कोशिकाओं ने प्लवक की कोशिकाओं की तुलना में 10 से 1000 गुना अधिक एंटीबायोटिक प्रतिरोध प्रदर्शित किया है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि जैव परत के भीतर माइक्रोबियल कोशिकाओं ने प्लवक की कोशिकाओं की तुलना में 10 से 1000 गुना अधिक एंटीबायोटिक प्रतिरोध प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या हम लोगों ने पूरी अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। दोस्तों बढ़ेंगे अपने 2022 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा 2022 में पूछा गया तीसरा प्रश्न। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए, चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। 2022 में जो पूछा गया हमारा तीसरा प्रश्न है उसको ध्यानपूर्वक देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों प्रजैविकों, क्या है दोस्तों, कह रहा है कि प्रजैविकों जिसे हम क्या कहेंगे प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फिर देखिए, प्रजैविकों यानी कि प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रजैविक हमारे जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि प्रजैविक हमारे जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते। फिर देखिएगा तीसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक हैं। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी इस संदर्भ में फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारा सही है। फिर पढ़ेंगे प्रजैविकों यानी कि प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रजैविक यानी कि जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं। फिर देखिएगा, प्रजैविक हमारे जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं। दूसरा पॉइंट देखिएगा कि प्रजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार
प्रणाली में नहीं पाए जाते। तीसरा पॉइंट पढ़िएगा कि प्रजैविक दोस्तों दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक हैं, तो इसमें जो सही पॉइंट दिया गया है वह है केवल फर्स्ट और थर्ड। सेकंड पॉइंट हमारा इस संदर्भ में गलत है। चलिए पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि प्रजैविक हमारा जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर जो तीसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक हैं, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। सेकंड पॉइंट हमारा इस संदर्भ में बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारा इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए व्याख्या भी देखेंगे, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, क्या दिया गया है ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों हमारा पहला पॉइंट कि प्रोबायोटिक्स दोस्तों जीवित लाभकारी बैक्टीरिया और या ईस्ट का एक संयोजन है जो स्वाभाविक रूप से शरीर के भीतर रहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि बैक्टीरिया को आमतौर पर नकारात्मक दृष्टि से ऐसे जीवों के रूप में देखा जाता है जो आपको बीमार बनाते, अतः कथन एक हमारा क्या है दोस्तों बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा कि प्रोबायोटिक्स जीवित लाभकारी बैक्टीरिया और या ईस्ट का एक संयोजन है जो स्वाभाविक रूप से शरीर के भीतर रहते हैं। बैक्टीरिया को आमतौर पर नकारात्मक दृष्टि से ऐसे जीवों के रूप में देखा जाता जो आपको दोस्तों बीमार बनाते हैं, अतः कथन एक हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों एसिडोफिलस एक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है जो स्वाभाविक रूप से मानव आंत और शरीर के अन्य भागों में उपस्थित होता है। कह रहा है कि यह बैक्टीरिया पाचन तंत्र को लैक्टोज जैसी शर्करा को लैक्टिक एसिड में विखंडित करने में मदद करता और मानव आंत में क्या है दोस्तों खरबो बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव उपस्थित होते, अतः कथन दो हमारा गलत है। फिर देखिएगा कह रहा है हमारा कि एसिडोफिल्स एक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है दोस्तों, ठीक है। क्या है कह रहा है जो स्वाभाविक रूप से मानव आंत और शरीर के अन्य भागों में उपस्थित होता। यह बैक्टीरिया पाचन तंत्र को लैक्टोज जैसी शर्करा को लैक्टिक एसिड में विखंडित करने में मदद करता। मानव आंत में खरबो बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं, इसलिए कथन दो हमारा गलत है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे भी इस प्रश्न की व्याख्या हम देख लेंगे, क्या कह रहा था ध्यानपूर्वक देखते रहिए। सारे प्रश्नों की व्याख्या हमारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दोस्तों टॉपिक देख रहे थे, क्या है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट हैं। 2022 से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखते चलें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ेंगे आगे, इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या दिया गया है। इस प्रश्न की जो एक व्याख्या बची थी उसको देख लेंगे, फिर 2021 के प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा दोस्तों ऐसे कई तरीके हैं दोस्तों क्या है जिनमें मानव प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ले सकते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा कह रहा है कि ऐसे कई तरीके हैं जिनसे दोस्तों क्या है मानव हमारा प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ले सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ये कई रूपों में आते हैं जिनमें दोस्तों खाद्य पदार्थ, पेय, कैप्सूल या गोलियां, पाउडर, तरल पदार्थ शामिल हैं, अतः कथन 3 भी हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा कह रहा है कि ऐसे कई तरीके हैं दोस्तों जिनसे मानव हमारा क्या है प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये कई रूपों में आते हैं जिनमें दोस्तों क्या हैं हमारे खाद्य पदार्थ आते हैं, पेय आते हैं, कैप्सूल या गोलियां आती हैं, पाउडर, तरल पदार्थ शामिल हैं, अतः कथन 3 भी हमारा बिल्कुल सही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2021 के प्रश्नों को देखेंगे जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी से पूछे गए हैं, उनको ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए 2021 में पूछे गए पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे पहला प्रश्न जो हमारा 2021 में पूछा गया उसको देखिए। कह रहा है कि पुनः संयोजित यानी कि दोस्तों रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। फिर पढ़ेंगे। कह रहा है कि पुनः संयोजित यानी कि दोस्तों रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि इन वैक्सीनों के विकास में दोस्तों क्या है हमारा आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। कह रहा है कि जीवाणुओं और विषाणुओं का प्रयोग दोस्तों क्या है रोगवाहक यानी कि वेक्टर के रूप में किया जाता है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन हमारे सही दिए गए हैं, तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। फिर देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि पुनः संयोजित यानी कि दोस्तों रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट कह रहा है कि इन वैक्सीनों के विकास में आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जीवाणुओं और विषाणुओं का प्रयोग रोगवाहक यानी कि वेक्टर के रूप में किया जाता, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। व्याख्या इसकी देखिएगा, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे व्याख्या क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या देखते हैं। कह रहा दोस्तों पुनः संयोजित यानी कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन एक नवीन तकनीक है। इसमें वैक्सीन की प्रकृति क्या है दोस्तों, कह रहा है कि इसमें वैक्सीन की प्रतिकृति में एक पूरी तरह से सक्षम वायरल वेक्टर आधार होता है, ठीक है। कह रहा है कि इसे इस तरह बनाया जाता है जिससे एक विदेशी ट्रांसजीन को एंटीजन में व्यक्त कर सकें, ठीक है। क्या है कह रहा है इसे
कह रहा है इसे इस तरह बनाया जाता है जिससे एक विदेशी ट्रांसजीन को एंटीजन में व्यक्त कर सकें। पुनः संयोजित वेक्टर वैक्सीन दोस्तों जीवित प्रतिकृति वायरस यानी कि क्या है, लाइव रेप्लिकेटिंग वायरसेस होते हैं जिन्हें एक रोगजनक यानी कि पैथोजन से प्राप्त अतिरिक्त जीन को ले जाने के लिए इंजीनियर किया जाता, और ये अतिरिक्त जीन दोस्तों प्रोटीन उत्पन्न करते हैं जिसके खिलाफ हम प्रतिरक्षा उत्पन्न करना चाहते हैं। फिर देखिएगा कि पुनः संयोजित रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन दोस्तों एक नवीन तकनीक है। इसमें दोस्तों वैक्सीन की प्रतिकृति में एक पूरी तरह से सक्षम वायरल वेक्टर आधार होता है। कह रहा है कि इसे इस तरह बनाया जाता है जिससे एक विदेशी ट्रांसजीन को एंटीजन में व्यक्त कर सकें। पुनः संयोजित वेक्टर वैक्सीन जीवित प्रतिकृति वायरस यानी कि लाइव रेप्लिकेटिंग वायरसेस होते हैं जिन्हें एक रोगजनक यानी कि पैथोजन से प्राप्त अतिरिक्त जीन को ले जाने के लिए इंजीनियर किया जाता, और ये अतिरिक्त जीन प्रोटीन उत्पन्न करते हैं जिसके खिलाफ दोस्तों हम प्रतिरक्षा उत्पन्न करना चाहते हैं। अतः कथन एक हमारा सही है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, देखेंगे ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा कि रोगवाहक यानी कि वेक्टर जीवित जीव है जो मनुष्यों के बीच या जानवरों से मनुष्यों के बीच संक्रामक रोगजनकों को प्रसारित कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर एक बार जब एक वेक्टर संक्रामक हो जाता तो वे अपने शेष जीवन के लिए रोगजनक को प्रसारित करने में सक्षम होते हैं। वैक्सीन एक सुरक्षित जीवाणुओं और विषाणुओं का उपयोग करते इनके विशिष्ट भाग जिसे प्रोटीन कहा जाता का उपयोग किया जाता। संबंधित रोगजनक का इस प्रकार उपयोग किया जाता कि यह रोग पैदा किए बिना प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सके। अतः कथन 2 भी हमारा सही है। अतः विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा, रोगवाहक जीवित जीव है जो मनुष्यों के बीच या जानवरों से मनुष्यों के बीच संक्रामक रोगजनकों को प्रसारित कर सकते। अक्सर एक बार जब एक वेक्टर संक्रामक हो जाता तो वे अपने शेष जीवन के लिए रोगजनक को प्रसारित करने में सक्षम होते। वैक्सीन एक सुरक्षित जीवाणुओं और विषाणुओं का उपयोग करते हैं इनके विशिष्ट भाग जिसे दोस्तों प्रोटीन कहा जाता, कह रहा है का उपयोग किया जाता है। संबंधित रोगजनक क्या है का इस प्रकार उपयोग किया जाता कि यह रोग पैदा किए बिना प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सके। अतः कथन 2 भी हमारा सही है। विकल्प हम लोगों ने मार्क किया था ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कथन हमारे सही थे। चलिए 2021 में पूछे गए दूसरे प्रश्न को देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, कह रहा है कि आनुवांशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि आनुवांशिक रोगों के संदर्भ में क्या करिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक क्या दिया गया है देखिए। कह रहा है दोस्तों अंडों के अंतःपात्र, क्या है, अंडों के अंतःपात्र यानी कि इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन यानी कि दोस्तों माइट्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों यानी कि दोस्तों क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि अंडों के अंतःपात्र यानी कि इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। दूसरा पॉइंट पढ़िएगा, कह रहा है कि किसी संतान में सूत्रकणिका रोग आनुवांशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है ना कि पिता से। फिर देखिएगा, किसी संतान में सूत्रकणिका रोग आनुवांशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है ना कि पिता से। फिर देखिएगा, पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि अंडों के अंतःपात्र यानी कि इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता। और दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि किसी संतान में सूत्रकणिका रोग आनुवांशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है ना कि पिता से। ठीक है, तो कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं, तो इस संदर्भ में दोस्तों हमारे क्या हैं, दोनों ही कथन हमारे सही दिए गए हैं। फिर देखेंगे कि आनुवांशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि अंडों के अंतःपात्र यानी कि निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन यानी कि माइट्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों यानी कि माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि किसी संतान में दोस्तों सूत्रकणिका रोग आनुवांशिक रूप से दोस्तों पूर्णतः माता से जाता है ना कि पिता से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट हैं। इस प्रश्न के दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन देखेंगे, फिर दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या हम देखेंगे। चलिए, कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही दिए गए हैं, तो इस संदर्भ में जो हम राइट आंसर मार्क करेंगे वह है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कथन हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या देखिएगा। कह रहा दोस्तों सूत्रकणिका प्रतिस्थापन चिकित्सा यानी कि दोस्तों क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, कह रहा है में माता के खराब माइट्रोकॉन्ड्रिया को दाता महिला के स्वस्थ माइट्रोकॉन्ड्रिया के द्वारा बदला जाता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि सूत्रकणिका प्रतिस्थापन चिकित्सा में माता के खराब माइट्रोकॉन्ड्रिया को दाता महिला के स्वस्थ माइट्रोकॉन्ड्रिया के द्वारा बदला जाता, कह रहा है। उसके बाद दोस्तों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF तकनीक के द्वारा अंडाणु और सहयोगी के शुक्राणु के साथ निषेचन से प्राप्त जाइगोट का प्रारंभिक भ्रूणीय विकास आरंभ कराया जाता। इसके माध्यम से दोस्तों विकारयुक्त माइट्रोकॉन्ड्रिया DNA को दुरुस्त किया जा सकता तथा इससे उत्पन्न अन्य बीमारियों को रोका जा सकता है। अतः कथन एक सही है। विकल्प सी हमारा क्या दोस्तों सही उत्तर होगा।
कह रहा दोस्तों मनुष्य केवल अपनी माता से माइटोकॉन्ड्रिया प्राप्त करता है और माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों क्या है हमारा डीएनए से प्राप्त करते हैं। कह रहा है अतः कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा कह रहा है कि सूत्रकण का प्रतिस्थापन चिकित्सा यानी कि दोस्तों माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी में माता के खराब माइटोकॉन्ड्रिया को दाता महिला के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बदला जाता। उसके बाद कह रहा है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के द्वारा अंडाणु और सहयोगी के शुक्राणु के साथ निषेचन से प्राप्त युग्मनज यानी कि जाइगोट का दोस्तों प्रारंभिक भ्रूणीय विकास आरंभ कराया जाता है। इसके माध्यम से दोस्तों विकारयुक्त माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए को दुरुस्त किया जा सकता तथा इससे उत्पन्न अन्य बीमारियों को रोका जा सकता। अतः कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है, विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। आगे भी पॉइंट दिया गया है उसको पढ़ेंगे। कह रहा है कि मनुष्य केवल अपनी माता से दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया प्राप्त करता है और माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए से प्राप्त करते हैं। अतः कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस संदर्भ में ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कथन हमारे सही दिए गए हैं। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 2021 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं, देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों बालगार्ड 1 और बालगार्ड 2 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है। तो याद रखें आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास। क्या है, फिर देखिएगा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा कह रहा दोस्तों कि बालगार्ड 1 और बालगार्ड 2 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता। तो याद रखें आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास। क्या है, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास। फिर देखिएगा बालगार्ड 1 और बालगार्ड 2 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता। तो याद रखें ऑप्शन बी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास। ठीक है, व्याख्या भी इसकी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। इसकी व्याख्या कह रहा है बालगार्ड 1 दोस्तों बीटी कपास से संबंधित तकनीक है और यह भारत की पहली बायोटेक फसल तकनीक है जिसे वर्ष 2002 में भारत में व्यवसायीकरण के लिए अनुमोदित किया गया है। ठीक है, फिर देखिएगा बालगार्ड 1 दोस्तों बीटी कपास से संबंधित तकनीक है और यह भारत की पहली बायोटेक फसल तकनीक है जिसे वर्ष 2002 में भारत में व्यवसायीकरण के लिए अनुमोदित किया गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि बालगार्ड 1 क्या है दोस्तों एकल जीन प्रौद्योगिकी यानी कि दोस्तों क्राई 1AC है, तो वहीं बालगार्ड 2 दोस्तों डबल जीन प्रौद्योगिकी यानी कि दोस्तों क्राई 2AC क्राई 1AB है। अतः विकल्प भी हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा बालगार्ड 1 दोस्तों बीटी कपास से संबंधित तकनीक है, यह भारत की पहली बायोटेक फसल तकनीक है जिसे वर्ष 2002 में भारत में व्यवसायीकरण के लिए अनुमोदित किया गया। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि बालगार्ड 1 दोस्तों एकल जीन प्रौद्योगिकी यानी कि क्राई 1AC, तो वहीं दोस्तों बालगार्ड 2 हमारा डबल जीन प्रौद्योगिकी यानी कि क्राई 2AC क्राई 1AB है। अतः विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न कह रहा था कि बालगार्ड 1 और बालगार्ड 2 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता। तो याद रखें आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों, 2021 में पूछा गया चौथा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों हमारा कि एस2 पद क्या है। कह रहा है हमारा एस2 पद का उल्लेख कह रहा है किस संदर्भ में किया जाता। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि एस2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों विषाणु जनित रोगों का प्रसार। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हमारा कि एस2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता। तो याद रखें दोस्तों क्या है हमारा विषाणु जनित रोगों का प्रसार। ठीक है, फिर देखिएगा एस2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता। तो याद रखें दोस्तों क्या है विषाणु जनित रोगों का प्रसार। ठीक है, चलिए देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा व्याख्या हमारा कह रहा है हाल के शोधों के अनुसार मानव शरीर में एस2 क्या है दोस्तों एंजियोटेंसिन परिवर्तित एंजाइम। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 वह प्रमुख कारक है जो कोविड-19 को मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने में सक्षम बनाता। कह रहा है कि दरअसल मानव कोशिकाओं की सतह पर एस2 नामक एक एंजाइम होता है जो रिसेप्टर के रूप में कार्य करता है, जो दोस्तों SARS-CoV-2 को अपना हमला शुरू करने के लिए सक्षम करता है। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा दोस्तों हमारा कि हाल के शोधों के अनुसार मानव शरीर में एस2 यानी कि दोस्तों एंजियोटेंसिन परिवर्तित एंजाइम सेकेंड, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सेकेंड वह प्रमुख कारक है जो कोविड-19 को मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने में सक्षम बनाता है। दरअसल मानव कोशिकाओं की सतह पर दोस्तों क्या है एस2 नामक एक एंजाइम होता है। क्या है, दरअसल मानव कोशिकाओं की सतह पर एस2 नामक एक एंजाइम होता है जो रिसेप्टर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जो SARS-CoV-2 को अपना हमला शुरू करने के लिए सक्षम करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन होता है वह क्या होता है दोस्तों रिसेप्टर से जुड़ जाता है। देखिएगा फिर से कह रहा है कि वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन होता है वह रिसेप्टर से जुड़ जाता है। फिर आगे पढ़ेंगे, फिर देखिएगा कह रहा है कि एस2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता। तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन डी विषाणु जनित रोगों का प्रसार। ठीक है,
फिर से पढ़ेंगे व्याख्या की हाल के शोधों के अनुसार मानव शरीर में ACE2 यानी कि दोस्तों एंजियोटेंसिन परिवर्तित एंजाइम 2 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 वह प्रमुख कारक है जो कोविड-19 को मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने में सक्षम बनाता। कह रहा दरअसल मानव कोशिकाओं की सतह पर ACE2 नामक एक एंजाइम होता है जो रिसेप्टर के रूप में कार्य करता, जो SARS-CoV-2 को अपना हमला शुरू करने के लिए सक्षम करता है। वायरस का दोस्तों स्पाइक प्रोटीन क्या है, रिसेप्टर से जुड़ जाता है। क्या है वायरस का स्पाइक प्रोटीन दोस्तों, रिसेप्टर से जुड़ जाता है। फिर चलिए आगे इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, आगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। पूरे प्रश्न की व्याख्या दोस्तों हमारी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। आगे इस प्रश्न की व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, देखिए ध्यानपूर्वक। कह रहा है दोस्तों क्या है, फिर कोशिका की सतह के साथ फ्यूज हो जाता है और अपनी आनुवांशिक सामग्री यानी कि SARS-CoV-2 के मामले में RNA को कोशिका में छोड़ देता है। इस प्रकार दोस्तों ACE2 विषाणु जनित रोगों के प्रसार से संबंधित है, अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है। एक बार और ध्यानपूर्वक सुनिएगा, व्याख्या फिर से पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों हमारा कि हाल के शोधों के अनुसार मानव शरीर में क्या है, ACE2 यानी कि एंजियोटेंसिन परिवर्तित एंजाइम वह प्रमुख कारक है जो कोविड-19 को मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने में सक्षम बनाता। दरअसल दोस्तों मानव कोशिकाओं की सतह पर ACE2 नामक एक एंजाइम होता है जो रिसेप्टर के रूप में कार्य करता है, जो SARS-CoV-2 को अपना हमला शुरू करने के लिए सक्षम करता है। वायरस का स्पाइक प्रोटीन दोस्तों रिसेप्टर से जुड़ जाता है, फिर कोशिका की सतह के साथ फ्यूज हो जाता है और अपनी आनुवांशिक सामग्री SARS-CoV-2 के मामले में RNA को कोशिका में छोड़ देता है। इस प्रकार ACE2 दोस्तों विषाणु जनित रोगों के प्रसार से संबंधित है, अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल दोस्तों सही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है वायरस का स्पाइक प्रोटीन दोस्तों रिसेप्टर से जुड़ जाता है और क्या है, फिर कोशिका की सतह के साथ फ्यूज हो जाता और अपनी आनुवांशिक सामग्री यानी कि SARS-CoV-2 के मामले में RNA को कोशिका में छोड़ देता है। इस प्रकार दोस्तों ACE2 विषाणु जनित रोगों के प्रसार से संबंधित है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों ACE2 की फुल फॉर्म क्या होगी, याद रखिएगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, 2 एंजियोटेंसिन क्या है दोस्तों, कन्वर्टिंग एंजाइम 2। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे 2020 के प्रश्नों की तरफ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 2020 में जो हमारा पूछा गया प्रश्न है उसको हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कह रहा है हमारा कि भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। फिर देखिएगा, कह रहा है कि भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़िएगा कि व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि मानव प्रेरित क्या है, बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक सूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक सूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। फिर पढ़िएगा, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। फिर देखिएगा, भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे कि व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक सूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं, तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फिर देखिएगा कि भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता। कह रहा है कि मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक सूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। ठीक है, फिर से देखेंगे कि भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व दोस्तों प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। क्या है, व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता। फिर देखिएगा कि व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता, तो पहला और सेकेंड पॉइंट बिल्कुल सही है। फिर पढ़ेंगे कि मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक सूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता। फिर देखिएगा, मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक सूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है, यानी कि प्लूरीपोटेंट स्टेम। ठीक है, फिर देखिएगा, मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम यानी कि दोस्तों प्लूरीपोटेंट स्टेम कोशिकाओं को एक सूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। तो तीनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। चलिए
व्याख्या इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न की व्याख्या हम देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा दोस्तों हमारा कि जर्मलाइन जीन थेरेपी के माध्यम से अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में जीन को संशोधित करना शामिल है, जिससे भविष्य में किसी भी आनुवंशिक परिवर्तन को संभव बनाया जा सकता है। फिर देखिएगा कि जर्मलाइन जीन थेरेपी के माध्यम से दोस्तों अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में जीन को संशोधित करना शामिल है, जिससे भविष्य में किसी भी आनुवंशिक परिवर्तन को संभव बनाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति का जीनोम दोस्तों जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता। मानव स्टेम कोशिकाओं को सूकर के भ्रूण में डालकर मानव अंग बनाए जा सकते। ऐसे भ्रूण को दोस्तों क्या है, हमारा काइमेरा या चिमेरा एम्ब्रियो नाम दिया गया है। ठीक है, फिर देखिएगा कि जर्मलाइन जीन थेरेपी के माध्यम से अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में जीन को दोस्तों संशोधित करना शामिल है, जिससे दोस्तों भविष्य में किसी भी आनुवंशिक परिवर्तन को संभव बनाया जा सकता। किसी भी व्यक्ति का जीनोम दोस्तों जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता। मानव स्टेम कोशिकाओं को सूकर के भ्रूण में डालकर मानव अंग बनाए जा सकते। ऐसे भ्रूण को दोस्तों काइमेरा या चिमेरा एम्ब्रियो नाम दिया गया। अगला पढ़ेंगे दोस्तों, कह रहा है कि गौरतलब है कि वैज्ञानिकों ने पहली बार ऐसे भ्रूणों को उत्पन्न किया जिसका उद्देश्य दोस्तों प्रत्यारोपण योग्य ऊतकों अथवा अंगों का उत्पन्न करना है। अतः उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर देखिएगा, कह रहा है कि गौरतलब है कि वैज्ञानिकों ने पहली बार ऐसे भ्रूणों को उत्पन्न किया जिसका उद्देश्य दोस्तों प्रत्यारोपण योग्य ऊतकों अथवा अंगों का उत्पन्न करना है। अतः उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर विकल्प डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2020 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा दूसरा प्रश्न। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरे प्रश्न को पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है। तो पढ़ेंगे दोस्तों, कह रहा है कि ये वैक्सीन हमारा न्यूमोनिया और साथ ही दोस्तों क्या है, तानिका शोथ और दोस्तों सेप्सिसिस के विरुद्ध प्रभावी है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि वैक्सीन दोस्तों हमारा न्यूमोनिया और साथ ही दोस्तों क्या है, तानिका शोथ और सेप्सिसिस के विरुद्ध प्रभावी है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा दोस्तों, क्या कह रहा है कि उन प्रतिजैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। क्या है, उन प्रतिजैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। और थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे कि इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट्स नहीं हैं और ना ही ये वैक्सीन कोई क्या है दोस्तों प्रत्युजरता संबंधी अभिक्रियाएं यानी कि एलर्जिक रिएक्शंस करती हैं। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिए गए हैं। फिर देखिएगा, कह रहा है कि भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि ये वैक्सीन हमारे न्यूमोनिया और साथ ही दोस्तों क्या है, तानिका शोथ और सेप्सिसिस के विरुद्ध प्रभावी हैं। तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है, बिल्कुल सही दिया गया है। फिर देखिएगा कि ये वैक्सीन दोस्तों न्यूमोनिया और साथ ही तानिका शोथ और सेप्सिसिस के विरुद्ध प्रभावी हैं। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि उन प्रतिजैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा पॉइंट जो कह रहा है कि इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव नहीं है और ना ही ये वैक्सीन कोई प्रत्युजरता संबंधी अभिक्रियाएं करती हैं। तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा केवल फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, एक बार और पढ़ेंगे कि भारत में दोस्तों न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है। पहला पॉइंट देखिएगा कि ये वैक्सीन दोस्तों न्यूमोनिया और साथ ही दोस्तों तानिका शोथ और सेप्सिसिस के विरुद्ध प्रभावी हैं। बिल्कुल सही है हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो कह रहा है कि उन प्रतिजैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। तो यह पॉइंट भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, जबकि तीसरा पॉइंट जो कह रहा है कि इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव नहीं है और ना ही ये वैक्सीन कोई प्रत्युजरता संबंधी अभिक्रियाएं करते हैं। तो यह पॉइंट दोस्तों याद रखिए हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। सही ऑप्शन बिल्कुल हम लोगों ने मार्क किया, ऑप्शन भी केवल फर्स्ट और सेकेंड इस संदर्भ में हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या दिया गया है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते रहिए, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए। व्याख्या कह रहा है दोस्तों कि न्यूमोकोकल क्या है, कांजुगेट टीका में शामिल एस निमोनिया के सेरोटाइप व्यक्ति में तेजी से फैलने वाले गंभीर न्यूमोकोकल संक्रमण से बचाव कर सकता है। फिर देखिएगा, न्यूमोकोकल कांजुगेट टीका यानी कि दोस्तों न्यूमोकोकल कांजुगेट वैक्सीन पीसीबी में शामिल एस निमोनिया के सेरोटाइप व्यक्ति में तेजी से फैलने वाले गंभीर न्यूमोकोकल संक्रमण यानी कि दोस्तों अर्थात मेनिंजाइटिस, ठीक है, बैक्टीरियमिक निमोनिया और सेप्टिसीमिया से बचाव कर सकता। कह रहा है कि यह उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकता जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है।
इस वैक्सीन को लेने वाले 10 से 20% बच्चों में दोस्तों एलर्जी यानी कि लोकल रिएक्शन उत्पन्न हुई है, जिनमें से 3% को गंभीर माना गया। इसके अलावा दोस्तों कुछ बच्चों में दोस्तों क्षणिक बुखार जैसे लक्षण भी देखे गए, अर्थात कथन 3 सही नहीं होगा। इस प्रकार विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर देखिएगा, कह रहा दोस्तों कि न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट टीका में शामिल एस निमोनिया के सेरोटाइप व्यक्ति में तेजी से फैलने वाले गंभीर न्यूमोकोकल संक्रमण अर्थात दोस्तों मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियमिक निमोनिया और सेप्टिसीमिया से बचाव कर सकता है। कह रहा है यह उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। ठीक है, इस वैक्सीन को लेने वाले 10 से 20% बच्चों में दोस्तों एलर्जी यानी कि लोकल रिएक्शन उत्पन्न हुई, जिनमें दोस्तों क्या है 3% को गंभीर माना गया। इसके अलावा कुछ बच्चों में क्षणिक बुखार जैसे लक्षण भी देखे गए, अर्थात कथन 3 सही नहीं होगा। इस प्रकार विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही माना जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2020 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे 2020 में पूछा गया तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा दोस्तों मानव प्रजनन तकनीक में अभिनव प्रगति के संदर्भ में क्या है प्राकेंद्रिक स्थानांतरण यानी कि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किस लिए होता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि मानव प्रजनन तकनीक में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण यानी कि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किस लिए होता है। फिर देखिएगा, मानव प्रजनन तकनीक में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण यानी कि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किस लिए होता है। तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, यानी कि संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध। फिर देखिएगा, कह रहा है कि मानव प्रजनन तकनीक में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण का प्रयोग किस लिए होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध। ठीक है, फिर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है इसकी व्याख्या। कह रहा दोस्तों प्राकेंद्रिक स्थानांतरण यानी कि दोस्तों प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर के अंतर्गत दोस्तों प्राकेंद्रों यानी कि दोस्तों प्रो न्यूक्लियाई का एक युग्मज जाइगोट से दूसरे युग्मज में स्थानांतरित क्या है दोस्तों किया जाता। यह प्रक्रिया दोस्तों संतानों में सूत्रकणिका रोगों की रोकथाम हेतु विकसित की गई है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज को क्या है दोस्तों रोकथाम हेतु। ठीक है, अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर पढ़ेंगे, प्राकेंद्रिक स्थानांतरण के अंतर्गत दोस्तों प्राकेंद्रों यानी कि प्रो न्यूक्लियाई का एक युग्मनज से दूसरे युग्मनज में स्थानांतरित किया जाता। यह प्रक्रिया याद रखें संतानों में सूत्रकणिका रोगों यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज की रोकथाम हेतु विकसित की गई है, अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर देखिएगा, मानव प्रजनन तकनीक में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण यानी कि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किस लिए होता। तो याद रखें दोस्तों संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यानी कि दोस्तों माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज से बचने के लिए इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 2019 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 2019 में हमारे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहे हैं हमारे 2019 में पूछे गए प्रश्न। पहला पढ़ेंगे, कह रहा दोस्तों आरएनए अंतरक्षेप यानी कि दोस्तों आरएनए इंटरफेरेंस प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है, क्यों। फिर देखिएगा, कह रहा दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों आरएनए अंतरक्षेप यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है, क्यों। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, कह रहा है कि यह जीन अनिभक्तिकरण यानी कि दोस्तों जीन साइलेंसिंग रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता। और चौथा पॉइंट पढ़ेंगे कि इसे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हो। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि इस संदर्भ में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पॉइंट तीनों ही हमारे सही दिए गए हैं, जबकि थर्ड पॉइंट हमारा इस संदर्भ में गलत दिया गया। फिर देखिएगा, कह रहा है कि आरएनए अंतरक्षेप यानी कि दोस्तों आरएनए इंटरफेरेंस प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है, क्यों। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि दोस्तों यह जीन अनिभिव्यक्तिकरण यानी कि जीन साइलेंसिंग रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखें क्या है, कह रहा है कि यह हमारा जीन साइलेंसिंग रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा, इसे दोस्तों कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जबकि तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता, तो यह पॉइंट हमारा गलत है। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे कि इसे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हो। ठीक है, तो चौथा पॉइंट भी हमारा सही दिया गया है, जबकि तीसरा पॉइंट गलत है।
तो सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन ए, यानी कि इस संदर्भ में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पॉइंट हमारे क्या हैं, बिल्कुल सही दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न की व्याख्या भी हम पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। और दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि यूपीएससी में प्रश्न नहीं लेकिन फैक्ट जरूर रिपीट करते हैं, इसलिए सारे प्रश्नों की व्याख्या आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। इस श्रृंखला में दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, 2023 से लेकर 2011 तक जितने भी पूर्व वर्षों के प्रश्न पूछे गए हैं उनको दोस्तों ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक दोस्तों हल कर रहे हैं, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चले। चलिए दोस्तों, आगे देखेंगे इस प्रश्न की व्याख्या क्या दी गई है, इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए देखेंगे इस प्रश्न की व्याख्या, इंपॉर्टेंट है, व्याख्या क्या दी गई है। चलिए दोस्तों, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा इस प्रश्न की व्याख्या क्या कह रही है, ठीक है। देखिएगा व्याख्या हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या, पढ़ेंगे दोस्तों। क्या है, कह रहा है हमारा आरएनए अंतरक्षेप क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है आरएनए अंतरक्षेप यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। कह रहा है एक जीन साइलेंसिंग तकनीक है दोस्तों, जो कि क्या है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के माध्यम से लक्षित कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण को रोकती है, ठीक है। कह रहा दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक देखिएगा, और उनकी गतिविधियों को घटा या बढ़ा सकती है। कह रहा है उदाहरण के लिए ये एक दोस्तों मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन उत्पादन में रोक सकते हैं। क्या है, ये एक मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन उत्पादन में रोक सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि कोशिकाओं को दोस्तों जेनेटिक पैरासाइट्स यानी कि वायरस एवं ट्रांसपोसोन से बचाने में आरएनए अंतरक्षेप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कह रहा है कि आरएनए अंतरक्षेप तकनीक दोस्तों कैंसर और एड्स जैसे संक्रमणों के उपचार में भी बहुत महत्व रखती है। इसे दोस्तों विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी फसल पादपों को उगाने के लिए भी प्रयुक्त किया जा रहा। अतः कथन फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ हमारे बिल्कुल सही हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा, आरएनए अंतरक्षेप यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस एक जीन साइलेंसिंग तकनीक है जो कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के माध्यम से लक्षित कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण को रोकती है और उनकी गतिविधियों को घटा या बढ़ा सकती। उदाहरण के लिए ये एक मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन उत्पादन में रोक सकते। कोशिकाओं को दोस्तों जेनेटिक पैरासाइट्स यानी कि वायरस एवं ट्रांसपोसोन से बचाने में आरएनए अंतरक्षेप की महत्वपूर्ण भूमिका होती। आरएनए अंतरक्षेप तकनीक कैंसर और एड्स जैसे संक्रमणों के उपचार में भी बहुत महत्व रखती है। इसे विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी फसल पादपों को उगाने के लिए भी प्रयुक्त किया जा रहा। अतः कथन फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ हमारे बिल्कुल सही हैं। चलिए आगे भी इस प्रश्न की कुछ व्याख्या दी गई है, उसको भी हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। कह रहा दोस्तों कि गौरतलब है कि हार्मोन प्रतिस्थापन रोग उपचारों यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज के विकास में आरएनए अंतरक्षेप का कोई योगदान नहीं है। एचआरटी का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है, मेनोपॉज के बाद शरीर में हार्मोन की कमी को दवाओं के जरिए पूरा करना होता है। याद रखें दोस्तों, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज कह रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस से लड़ने और हड्डियों को मजबूत करने में भी मदद करती है तथा यह कोलेस्ट्रॉल कैंसर के खतरे को कम करने में क्या है, तथा यह कोलोरेक्टल कैंसर के खतरे को कम करने के लिए भी जाना जाता है। अतः कथन 3 हमारा गलत है। फिर देखिएगा, गौरतलब है कि हार्मोन प्रतिस्थापन रोगों उपचारों यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज के विकास में आरएनए अंतरक्षेप का कोई योगदान नहीं है। कह रहा है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है मेनोपॉज के बाद शरीर में हार्मोन की कमी को दवाओं के जरिए पूरा करना। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस से लड़ने और हड्डियों को मजबूत करने में भी मदद करती तथा दोस्तों याद रखें ये कोलोरेक्टल कैंसर के खतरे को कम करने के लिए भी जाना जाता। अतः कथन 3 हमारा गलत है। चलिए 2019 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, कह रहा है कि प्रायः समाचारों में आने वाला दोस्तों Cas9 प्रोटीन क्या है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिएगा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, चलिए देखिए ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रायः समाचारों में आने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है, तो बिल्कुल याद रखें दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि लक्ष्य साधित जीन संपादन टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची, ठीक है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि प्रायः समाचारों में आने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है, तो याद रखें लक्ष्य साधित जीन संपादन यानी कि टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखेंगे, ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। चलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा व्याख्या क्या कह रहा है। चलिए देखेंगे व्याख्या ध्यानपूर्वक दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कि Cas9 प्रोटीन वस्तुतः दोस्तों लक्ष्य साधित जीन संपादन यानी कि टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची है। इसका मुख्य कार्य दोस्तों डीएनए को काटना है। फिर देखिएगा, Cas9 हमारा प्रोटीन वस्तुतः लक्ष्य साधित जीन संपादन यानी कि दोस्तों टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची है और इसका मुख्य कार्य दोस्तों डीएनए को काटना है, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट विशेष में जो दिया गया उसको पढ़ेंगे। कह रहा है कि CRISPR-9 Cas9 एक अनोखी तकनीक है, क्या है, जो कह रहा है दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा,
जो आनुवांशिक विदों और चिकित्सा शोधकर्ताओं को जीनोम के कुछ भागों को दोस्तों डीएनए अनुक्रमों से निकालने, जोड़ने या बदलने में सक्षम बनाती है। फिर देखिएगा, क्रिस्पर कैस9 एक अनोखी तकनीक है जो आनुवांशिक विदों और चिकित्सा शोधकर्ताओं को जीनोम के क्या है, जीनोम के कुछ भागों को डीएनए अनुक्रमों से निकालने, जोड़ने या बदलने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि क्रिस्पर तकनीक के तहत दोस्तों क्या है, वैज्ञानिक खराब जीन को डीएनए से डिलीट कर देते एवं डीएनए में बेहतर गुणवत्ता भी जोड़ सकते हैं। फिर देखिएगा, क्रिस्पर तकनीक के तहत वैज्ञानिक खराब जीन को डीएनए से डिलीट कर देते एवं डीएनए में बेहतर गुणवत्ता भी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि क्रिस्पर कैस9 तकनीक द्वारा दोस्तों कैंसर, हेपेटाइटिस बी या उच्च कोलेस्ट्रॉल सहित आनुवांशिक रोगों के इलाज की काफ़ी संभावनाएं हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि इस तकनीक से दोस्तों आंखों से जुड़ी क्या है, लेबर कॉन्जेनाइटल इमारोसिस, ठीक है, जिसे हम एलसीए कहते हैं, बीमारी का इलाज संभव होगा। उल्लेखनीय है दोस्तों कि लेबर कॉन्जेनाइटल एमोरेसिस, ठीक है, क्या है, कह रहा है उल्लेखनीय है कि एलसीए आंख से जुड़ी एक आनुवांशिक बीमारी है जो रेटिना को प्रभावित करती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा, कह रहा दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है, कह रहा है हमारा कि जो क्रिस्पर कैस9 है यह एक अनोखी तकनीक है जो आनुवांशिक विदों और चिकित्सा शोधकर्ताओं को जीनोम के कुछ भागों को डीएनए अनुक्रमों से निकालने, जोड़ने या बदलने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है हमारा कि क्रिस्पर तकनीक के तहत वैज्ञानिक खराब जीन को डीएनए से डिलीट कर देते एवं डीएनए में बेहतर गुणवत्ता भी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि क्रिस्पर कैस9 तकनीक द्वारा कैंसर, हेपेटाइटिस बी या उच्च कोलेस्ट्रॉल सहित आनुवांशिक रोगों के इलाज की क्या है, काफ़ी संभावनाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि इस तकनीक से आंखों से जुड़ी लेबर क्या है दोस्तों, लेबर कॉन्जेनाइटल इमारोसिस बीमारी का इलाज संभव होगा। याद रखें दोस्तों, जो हमारा लेबर कॉन्जेनाइटल इमारोसिस बीमारी है यह क्या है, आंख से जुड़ी एक आनुवांशिक बीमारी जो हमारी क्या है, रेटिना को प्रभावित करती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा था, कह रहा था कि प्रायः समाचारों में आने वाला कैस9 प्रोटीन क्या है, तो याद रखिएगा लक्ष्य साधित जीन संपादन, यानी कि दोस्तों टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त एक आणविक कैंची है। ऑप्शन ए हम इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। प्रश्न को एक बार और देख लीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे 2019 में पूछे गए अपने तीसरे प्रश्न की तरफ, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, 2019 में जो पूछा गया इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चलिए देखिए ध्यानपूर्वक, जो 2019 में पूछा गया तीसरा प्रश्न है, पढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। कह रहा है पहला पॉइंट कि भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता। फिर देखिएगा, भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन हमारे बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। वह है दोस्तों हमारा क्या, ऑप्शन सी, केवल थर्ड पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। यानी कि दोस्तों क्या है कि पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, वह है दोस्तों गलत दिया गया है, केवल थर्ड पॉइंट हमारा सही दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। फिर से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है, यह पॉइंट हमारा गलत है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है, तो यह भी पॉइंट हमारा गलत है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे कि पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है, तो यही पॉइंट दोस्तों क्या है हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दोस्तों इसकी व्याख्या क्या कह रही है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चलिए देखें, कह रहा है कि पेटेंट एक्ट 1970 के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट नहीं कराया जा सकता, अतः कथन एक हमारा क्या है, गलत है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि पेटेंट एक्ट 1970 के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट नहीं कराया जा सकता, अतः कथन एक हमारा गलत है, ठीक है। कह रहा है कि भारत में 1958 में बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड यानी कि IPAB गठित किया गया था, जो कि एक अर्ध न्यायिक निकाय यानी कि क्वासी जुडिशियल बॉडी है, अतः कथन 2 भी हमारा गलत है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि पेटेंट एक्ट 1970 के अनुसार पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है, अतः कथन 3 हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा कि पेटेंट एक्ट 1970 के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट नहीं कराया जा सकता, अतः कथन एक हमारा क्या है, गलत है। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि भारत में 1958 में बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड गठित किया गया था, जो कि एक अर्ध न्यायिक निकाय यानी कि क्वासी जुडिशियल बॉडी है, अतः कथन 2 भी हमारा क्या है, गलत है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि पेटेंट एक्ट 1970 के अनुसार कह रहा है दोस्तों किस्में भारत में क्या है, पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है, अतः कथन 3 भी हमारा क्या है, सही है, जबकि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे गलत हैं। चलिए 2018 में पूछे गए प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है हमारे 2018 में पूछे गए
प्रश्न। चलिए पढ़ेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में विकसित दोस्तों क्या है आनुवांशिक रूपांतरित सरसों यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों जीएम सरसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। फिर देखिएगा, भारत में विकसित आनुवांशिक रूपांतरित सरसों यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों जीएम सरसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट जो कह रहा है ध्यानपूर्वक देखिएगा, कह रहा दोस्तों हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों कह रहा है मृदा जीवाणु के जीन होते हैं जो पादप को अनेक किस्मों के पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध का गुण देते हैं। फिर देखिएगा, जीएम सरसों में मृदा जीवाणु के जीन होते हैं जो पादप को अनेक किस्मों के पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध का गुण देते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़िएगा, कह रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं। फिर देखिएगा, जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि जीएम सरसों का विकास दोस्तों IARI क्या है, कह रहा है कि जीएम सरसों का विकास दोस्तों IARI और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। तो इसमें जो कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, केवल सेकंड पॉइंट हमारा सही दिया गया है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि भारत में विकसित आनुवांशिक रूपांतरित सरसों यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों जीएम सरसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि जीएम सरसों में क्या है मृदा जीवाणु के जीन होते जो पादप को अनेक किस्मों के पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध का गुण देते, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को क्या है दोस्तों सुकर बनाते हैं, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा, जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं। जबकि तीसरा पॉइंट जो कह रहा है हमारा कि जीएम सरसों का विकास IARI और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, तो यह पॉइंट भी दोस्तों हमारा क्या है, गलत दिया गया है। केवल सही जो दिया गया है वह है दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट, और हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया था ऑप्शन बी, केवल सेकंड। ठीक है, चलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखेंगे व्याख्या क्या कह रही है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कह रहा दोस्तों जीएम सरसों जिसे हम क्या कह रहे हैं DMH11 वस्तुतः दोस्तों क्या है, ट्रांसजेनिक सरसों है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ दोस्तों क्रॉप प्लांट द्वारा विकसित किया गया, अतः कथन 3 हमारा सही नहीं है। फिर देखिएगा, कह रहा दोस्तों जीएम सरसों यानी कि DMH11 दोस्तों क्या है, वस्तुतः हमारा ट्रांसजेनिक सरसों है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट द्वारा विकसित किया गया है। फिर देखिएगा, अतः कथन 3 हमारा बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि इसे जीन रूपांतरण के लिए मृदा जीवाणुओं जो सरसों के पौधे को स्वपरागण में सक्षम बनाते हैं से जीन लेकर विकसित किया गया था, इस प्रकार कथन 2 हमारा सही है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि इसे जीन रूपांतरण के लिए मृदा जीवाणुओं जो सरसों के पौधे को स्वपरागण में सक्षम बनाते हैं से जीन लेकर विकसित किया गया, इस प्रकार कथन 2 हमारा सही है। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि इसमें 3 जीन सम्मिलित होते हैं यानी कि दोस्तों बारजीन, बारनेस तथा दोस्तों बार स्टार जो मृदा जीवाणु से प्राप्त होते हैं। इनमें से दोस्तों बारजीन पौधों में तृणनाशी के विरुद्ध प्रतिरोधकता प्रदान करता है, ना कि कीटनाशी के प्रति, अतः कथन 1 हमारा सही नहीं है, इसलिए विकल्प भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है व्याख्या, देखिएगा। कह रहा है दोस्तों हमारा कि जीएम सरसों जिसे हम लोग क्या कहते हैं DMH11 वस्तुतः दोस्तों ट्रांसजेनिक सरसों है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट द्वारा विकसित किया गया, अतः कथन 3 हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि इसे जीन रूपांतरण के लिए मृदा जीवाणुओं जो सरसों के पौधे को स्वपरागण में सक्षम बनाते हैं से जीन लेकर विकसित किया गया, इस प्रकार कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। कह रहा है कि इसमें 3 जीन सम्मिलित होते हैं, पहला है दोस्तों बार जीन, दूसरा है दोस्तों बारनेस, तीसरा है बार स्टार जो मृदा जीवाणु से प्राप्त होते हैं। कह रहा है कि इनमें से बारजीन दोस्तों पौधों में तृणनाशी के विरुद्ध प्रतिरोधकता प्रदान करता है, ना कि कीटनाशी के प्रति, अतः कथन 1 हमारा सही नहीं है, इसलिए विकल्प बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों 2017 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 2017 में पूछे गए प्रश्न भी हमारे आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलिए। चलिए 2017 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है, देखिएगा। ठीक है, चलिए देखें। पहला पॉइंट जो कह रहा है, देखिए गए प्रश्न पढ़ेंगे 2017 में जो पहला प्रश्न पूछा गया उसको देखिए। कह रहा है कि भारत में कृषि के संदर्भ में प्रायः समाचारों में आने वाले दोस्तों जीनोम अनुक्रमण यानी कि दोस्तों जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक का आसन्न भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। फिर देखिएगा, भारत में कृषि के संदर्भ में प्रायः समाचारों में आने वाले जीनोम अनुक्रमण यानी कि जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक का आसन्न भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। पहला पॉइंट कह रहा है कि विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवांशिक सूचकों का विज्ञान करने के लिए
जीनोम अनुक्रमण यानी कि दोस्तों जीनोम सीक्वेंसिंग का क्या है उपयोग किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि यह तकनीक दोस्तों फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसका प्रयोग दोस्तों फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर क्या करिए दोस्तों, सही उत्तर चुनिए। तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि इस संदर्भ में तीनों ही पॉइंट हमारे क्या हैं दोस्तों, सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक बार और प्रश्न पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। 2017 में पूछा गया पहला प्रश्न है, देखेंगे। कह रहा है कि भारत में कृषि के संदर्भ में प्रायः समाचारों में आने वाले क्या है दोस्तों, जीन अनुक्रमण यानी कि दोस्तों जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक का आसन्न भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि विभिन्न फसलों यानी कि विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवांशिक सूचकों का विज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा सकता है। फिर देखिएगा, विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवांशिक सूचकों का विज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट देखिएगा कि यह तकनीक दोस्तों फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है। फिर देखिएगा, यह तकनीक दोस्तों फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसका प्रयोग दोस्तों फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, फिर देखिएगा, सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे कि यह तकनीक फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है। और तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि इसका प्रयोग क्या है दोस्तों, फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता। ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। व्याख्या देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि जीनोम दोस्तों अनुक्रमण से तात्पर्य है किसी प्रजाति के जीन पूल में उपस्थित समस्त क्षारों का विश्लेषण। फिर देखिएगा, जीनोम अनुक्रमण यानी कि दोस्तों जीनोम सीक्वेंसिंग का क्या है तात्पर्य दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि किसी प्रजाति के जीन पूल में उपस्थित समस्त क्षारों का विश्लेषण कृषि के क्षेत्र में जीनोम अनुक्रमण यानी कि जीनोम सीक्वेंसिंग तकनीक की मदद से उन जीनों का पता लगाया जा सकता है जो पौधे को रोग प्रतिरोधी, सूखा सहन करने आदि में सक्षम बनाते हैं। इस तकनीक की मदद से दोस्तों फसलों की नई किस्मों का विकास काफ़ी तेजी से किया जा सकता। साथ ही इसके अनुप्रयोग से दोस्तों पोषी रोगाणु संबंधों को समझने में आसानी होगी। अतः उपरोक्त तीनों कथन हमारे सही हैं। फिर देखिएगा, कह रहा है कि जीनोम अनुक्रमण से तात्पर्य है किसी प्रजाति के जीन पूल में उपस्थित समस्त क्षारों का विश्लेषण। कृषि के क्षेत्र में जीनोम अनुक्रमण तकनीक की मदद से उन जीनों का पता लगाया जा सकता जो पौधे को दोस्तों क्या है हमारे रोग प्रतिरोधी, सूखा सहन करने आदि में सक्षम बनाते। इस तकनीक की मदद से फसलों की नई किस्मों का विकास काफ़ी तेजी से किया जा सकता। साथ ही इसके अनुप्रयोग से दोस्तों क्या है हमारे पोषी रोगाणु संबंधों को समझने में भी आसानी होगी। अतः उपरोक्त तीनों ही कथन हमारे क्या हैं इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 2017 में पूछे गए दूसरे प्रश्न को देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए पढ़ेंगे दोस्तों, 2017 में जो पूछा गया हमारा दूसरा प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः प्रयुक्त या स्लैश दोस्तों उपभोक्त पदार्थ, और सामने कह रहा है कि उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन। ठीक है, पहला कह रहा है दोस्तों लिपस्टिक, जिसमें कह रहा है दोस्तों सीसा। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों शीतल पेय, जिसमें कह रहा है दोस्तों बोमिन वनस्पति तेल। ठीक है, फिर तीसरा कह रहा है दोस्तों चाइनीज फास्ट फूड, जिसमें दोस्तों कह रहा है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ठीक है, कह रहा है कि ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन से हमारे सही सुमेलित हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, याद रखिएगा। चलिए फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः प्रयुक्त या उपभोक्त पदार्थ और उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन। ठीक है, कह रहा है कि लिपस्टिक में दोस्तों क्या पाया जाता है, सीसा। फिर कह रहा है शीतल पेय में हमारे क्या है, ब्रोमिनित वनस्पति तेल। और तीसरा कह रहा है चाइनीज फास्ट फूड, इसमें पाया जाता है दोस्तों मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी हम लोगों ने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यानपूर्वक व्याख्या को हम पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कि लिपस्टिक में सीसा यानी कि लेड पाया जाता है, शीतल पेय में दोस्तों ब्रोमिनित वनस्पति तेल, और चाइनीज फास्ट फूड में दोस्तों मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया जाता है। अतः तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। विकल्प डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, लिपस्टिक में दोस्तों सीसा, शीतल पेय में दोस्तों ब्रोमिनित वनस्पति तेल और चाइनीज फास्ट फूड में दोस्तों याद रखें मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया जाता। अतः तीनों युग्म सही सुमेलित, हमारा विकल्प बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, वह है ऑप्शन डी। चलिए 2017 में पूछे गए तीसरे प्रश्न को देखेंगे, ध्यानपूर्वक इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी यानी कि दोस्तों सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी यानी कि सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है। तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, क्या है, जंतुओं की जननीय क्लोनिंग। क्या है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा।
इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखेंगे क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि कायिक कोशिका न्यूक्लिया अंतरण प्रौद्योगिकी यानी कि सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? तो याद रखें ऑप्शन सी, जंतुओं की जननीय क्या है दोस्तों? क्लोनिंग। फिर देखिएगा, कायिक कोशिका न्यूक्लिया अंतरण प्रौद्योगिकी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? तो याद रखें ऑप्शन सी, जंतुओं का जननीय क्लोनिंग, ठीक है। व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, चलिए ध्यानपूर्वक दोस्तों हम व्याख्या इसकी कवर करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। 2017 में पूछा गया तीसरा प्रश्न। कह रहा है कि कायिक कोशिका न्यूक्लिया अंतरण प्रौद्योगिकी यानी कि सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में किसी जीव की शारीरिक यानी कि दैहिक कोशिका के केंद्रक को निकालकर उससे नए जीव का निर्माण किया जाता। चूंकि दोस्तों दैहिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, अतः इस तकनीक में नया जीव बिल्कुल अपने जनक की तरह होता, अतः इस प्रक्रिया को क्लोनिंग भी कहा जाता है। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर विकल्प सी होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, फिर से पढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या कह रहा है, देखिएगा। चलिए, कह रहा है कि कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी यानी कि सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में किसी जीव की शारीरिक यानी कि दैहिक कोशिका के केंद्रक को निकालकर उससे नए जीव का निर्माण किया जाता। चूंकि दैहिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती, अतः इस तकनीक में नया जीव बिल्कुल अपने जनक की तरह होता, अतः इस प्रक्रिया को क्लोनिंग भी कहा जाता। इस प्रकार दोस्तों अभिष्ट उत्तर विकल्प सी होगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाकी बचे हुए जो पार्ट हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तब तक दोस्तों लगातार पढ़ते रहें, हमारे चैनल की तरफ से दोस्तों लगातार आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी दोस्तों। लगातार पढ़ते रहें दोस्तों, परीक्षाएं पास में लगी हुई हैं, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लगातार पढ़ते रहें दोस्तों, धन्यवाद।